न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। परिवर्तन यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। तीन वर्षों से बिगड़ा रेल यातायात, बेपटरी हुई व्यवस्था। आदिवासी क्षेत्रों की जनप्रतिनिधि भी नहीं ले रहे सूद, पेयजल के लिए करना पड़ रहा है जद्दोजहद। 2 वर्ष में ही जर्जर हो गया भवन, निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता को लेकर उठ रहे थे सवाल। नेशनल लोक अदालत में सुलझे कई मामले। राजनांदगांव में देसी पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। लेखिका ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने घेरा थाना। बच्चों से स्कूल में कराई जा रही शौचालय की सफाई। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में तख्त पलट करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसके संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखी गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस बैठक में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की लहर जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के संबंध में आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन देने बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूर्व भाजपा सरकार पर राजनांदगांव को उपेक्षित रखने के आरोप का जवाब देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव का अधिकार कांग्रेस की सरकार ने छीना है। उन्होंने कहा कि यहां से 5 शासकीय कार्यालय हटा दिए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह नहीं मालूम कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजनांदगांव के साथ कैसा व्यवहार किया है। कि राजनांदगांव आए, ठेकवा में आए, राजनांदगांव विधानसभा में उपस्थित रहे, इस बात का हिसाब देना चाहिए कि राजनांदगांव का अधिकार छीना तो उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राजनांदगांव से जितने शासकीय कार्यालय थे, एडीबी का कार्यालय चला गया, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय चला गया, 5-5 कार्यालय राजनांदगांव से चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये नहीं मालूम है कि राजनांदगांव के साथ कांग्रेस ने 5 साल में किस प्रकार व्यवहार किया। परिवर्तन यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक में पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार पर शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला, चावल घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना काल के बाद से ही रेल यातायात अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यहाँ समय पर यात्री ट्रेनें नहीं चल रही हैं। वहीं यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने की बात आम हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं रेल की यात्रा करने वाले लोगों के सामने मुसीबत भी खड़ी हो रही है। आए दिन ट्रेन कैंसिल होने के चलते लोगों का समय और रुपए दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ट्रेन लेट और कैंसिल होने के चलते लोगों को मजबूरन अन्य संसाधन से यात्रा करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 3 वर्षों से रेल यात्रा का बुरा हाल है। यहाँ समय पर ट्रेन नहीं आ रही है। वहीं यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला भी बादस्तूर जारी है। ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई से नागपुर तक ट्रेन लगभग अपने निर्धारित समय से पहुंच रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवेश के दौरान ट्रेन घंटों विलंब हो जा रही है।
ट्रेन को आउटर में रोका जाता है और मालगाड़ियों को पास किया जाता है। यात्रियों की समस्या पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रतिनिधि मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, जिससे यह समस्या बरकरार है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ का आलम भी प्रदेश के अन्य रेलवे स्टेशनों की तरह है। यहाँ भी मुसाफिर घंटों ट्रेन का इंतजार करते करते थक जाते हैं और ट्रेन है कि आने का नाम तक नहीं लेती। लोगों की इस समस्या से रूबरू होने इंडिया टाउन न्यूज की टीम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की। कोरोना काल से लगातार ट्रेनों की लेट लतीफी की जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर ट्रेनों की जो लेट लतीफी की समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारी टीम यहां पहुंची है। आपको बता दें कि जो यात्री ट्रेनें हैं वो लेट हैं, लेकिन जो मालगाड़ी जो आती हैं यहाँ पर ट्रेनें वो बहुत ही राइट समय पर हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जनमानस को होती है, जो कि अपना कीमती समय लेकर यहाँ पहुंचे हुए होते हैं ये सोचकर कि ट्रेन बहुत ही समय पर आएगी, लेकिन ट्रेनों को 1-2 घंटा 3 घंटा लेट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 12 से 15 ट्रेनों को लगातार रद्द भी कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ लोगों के पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। जिसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं इसके कारण। बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी जो समय है कि स्टूडेंट के लिए कितना कीमती होता है, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो बेटा, जो ट्रेन लेट हो रही है उसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? हम लोग को हॉस्टल भी जाना होता है, हमारी पढ़ाई भी छूट रही है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक स्टूडेंट के लिए बहुत कीमती होता है उसका समय, तो क्या दिक्कत हो रही है? हमारे यहाँ पे मतलब स्कूल की 10 दिन की छुट्टियाँ थी, तो हमारी एंट्री थी 3 तारीख की। तो हम लोग 3 तारीख से रिजर्वेशन का वेट कर रहे हैं कि 3 को मिलेगी ट्रेन, 4 को मिलेगी, लेकिन हमको ट्रेन नहीं मिल रही हैं। सारी ट्रेन बंद हो रही हैं। अभी भी हम आए हैं तो हम घूम कर आए हैं, मतलब बांदकपुर से हमको बैठना था, लेकिन बांदकपुर से एक भी ट्रेन चालू नहीं थी डोंगरगढ़ के लिए। हम आए जबलपुर से घूम के, जबलपुर से हम यहाँ पर आए हैं और फिर यहाँ से हमको ट्रेन मिलनी थी 1 बजे का बताई थी, लेकिन वो भी लेट होके 2-3 घंटा लेट होके हमको 3 साढ़े 3 पर बता रही है। 2-3 घंटा ट्रेन लेट है, इसमें टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है। और हमारे अभी 3 से एंट्री थी, तो हमारे यहाँ पे स्कूल में भी कितनी पढ़ाई हो गई होगी। हम देख रहे 5-6 दिन हो गए हैं लेट होने के लिए, और वहाँ से हमको कॉल आता है, फिर हमारी स्कूल की फ़ीस फाइन भी लगता है, और हमारी टीचर्स हमको आगे पढ़ा दी थी, वो भी कवर करने में टाइम लगता है। हम लोग तो 9 बजे के ट्रेन से कॉलेज जाते हैं, बट अभी बहुत दिन हो गए कि 9 बजे का जो ट्रेन है ना वो रद्द है, और सुबह 7:30 बजे वाले में जाते हैं, वो भी तो बहुत अभी लेट आ रहा है, इसलिए हमारे कॉलेज है ना सही टाइम में नहीं जा पाते हम लोग। नहीं, मतलब 9 बजे का तो अभी 1 महीना हो गया। 1 महीने से 9 बजे? हाँ, रद्द है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। आधी से ज़्यादा ट्रेन लेट रहती है, रद्द रहती है, आने जाने में हमको बहुत परेशानी होती है। रोज लेट होता है, रोज जा रहा है पूरा। लेकिन अभी जैसे कि 1 महीने से हमारा ट्रेन लेट हो रहा है, तो हमारे गांव तक जाने में हमें अंधेरे हो जाते हैं, फिर हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, फिर वही सुबह हमें फिर से आना पड़ता है 7 बजे सुबह वाले, और जो अभी 9 बजे वाला ट्रेन है वो तो अभी रद्द है, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ट्रेन लेट है। तो हम तो आए थे इतवारी रायपुर के लिए, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि वो ट्रेन तो कैंसिल ही है, और हम 2:25 से यहाँ आए हैं। हम एक्चुअली उसके लिए आए थे, लेकिन वो ट्रेन नहीं है, तो हम अब वेट कर रहे हैं कि जो भी ट्रेन आएगी। तो अभी हमको स्टेटस में दिख रहा है कि 4:22 पे पूरी अहमदाबाद ट्रेन है। जनशताब्दी जो है, जिसके लिए हमको 4:20 को बिल्कुल वो ट्रेन आती थी पहले, आती थी, और हम लोग बराबर उसमें हम लोग जाते थे टाइम टू टाइम। और अभी ऐसा हो गया कि 5 बजे के बाद आएगी, कभी टाइम पे नहीं आती है, जिसके कारण हमको रात तक से घर पहुंचना हो पाता है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर आकर हमने खुद यहाँ के लोगों से रूबरू होने की पूरी कोशिश की, लोगों की समस्याओं को जाना। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से जो समय का जो वेस्ट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जो बच्चे हैं उनको कॉलेज पहुँचने में भी देर हो रहा है। आपको बता दें कि इन समस्याओं को लेकर हमने यहाँ के स्टेशन प्रबंधक से भी बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए वो हमसे रूबरू हमसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ घंटों तक उनका इंतजार किया, लेकिन जब उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने बाइट देने से या हमसे बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है, और बोला है कि इस बारे में वो कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। जिससे साफ पता चलता है कि जो आम जनता है, जो स्टेशन पर अपना घंटों का समय वेस्ट कर रही है, उनकी समस्याओं के बारे में वो बिल्कुल भी बातचीत करने को नहीं सामने आ रहे हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, ट्रेन लेट हो रही हैं,
ज़्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं, लेकिन स्टेशन प्रबंधक इसकी कोई जानकारी नहीं देना चाहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ उनका कक्ष है जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने के लिए घंटों स्टेशन पर खड़े होकर स्टेशन पे लोगों से बातचीत की, लोगों की परेशानियों को जाना, जिसकी वजह से हम उनके पास भी आए, लेकिन वो इस वक्त अपने कक्ष में नहीं मौजूद हैं और उन्होंने साफ बाइट देने से इनकार कर दिया है और बोला है कि इस बारे में वो कुछ भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। मैं प्रगति ठाकुर अपने साथी ऐश्वर्य के साथ, इंडिया टाउन न्यूज। रेल यातायात को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने कई नई ट्रेन चलाई है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग का भी बुरा हाल है। यह ट्रेन भी घंटों लेट हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों में बीमार लोगों को हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज के लिए अन्य बड़े शहरों में जाना होता है, लेकिन सस्ता और सुगम यात्रा रेल ही है। लेकिन ट्रेनों के समय पर नहीं आने के चलते इन्हें अतिरिक्त रुपए खर्च कर निजी संसाधन से अथवा बस से सफर करना पड़ रहा है। रेल यातायात की इस बेपैरी टाइमिंग को पटरी पर लाने का प्रयास दिखाई नहीं दे रहा और लोग भी लगभग 3 वर्षों से इसी समस्या से जूझते आ रहे हैं। इस अव्यवस्थित रेल यातायात से प्रभावित होने वाली ट्रेनों की बात करें तो इसमें हावड़ा मेल, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, गोंडवाना सुपरफास्ट, आजाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई हटिया एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, बिलासपुर कोयम्बटूर एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस सहित छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग सभी गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं। लगभग 3 वर्षों से बिगड़ती इस व्यवस्था के बाद अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगभग 2 माह ही चुनाव के लिए शेष रह गए हैं, तब जाकर कांग्रेस को रेल यात्रियों की चिंता सताने लगी है। जबकि लगभग 3 साल से अव्यवस्थित चल रही इस रेल यातायात को लेकर जन आंदोलन छेड़ी जानी थी, लेकिन इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुलकर सामने नहीं आए। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 3 साल में वर्ष 2020 में 32,756, वर्ष 2021 में 32,151, वर्ष 2022 में 2476 और अप्रैल तक 208 व अब तक 22 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। आज 9 सितंबर को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। 10, 11, 12 को हम जन जागरण सभाएं, जन जागरण पम्फलेट वितरण, ट्रेनों में लोगों को जाकर जागरूक करने का कार्यक्रम चलाएंगे 10, 11, 12 को। और उसके बाद भी केंद्र सरकार नहीं चेती, 13 तारीख को हम 1 घंटे का रेल रोको आंदोलन करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। पिछले 3 वर्षों में 2020 में 32,757, 21 में 32,151, 2022 में 2476 और अप्रैल में 208 और उसके बाद लगभग 22 ट्रेनें लगभग परीक्षा के सीजनों में, त्यौहार के सीजनों में, राखी, दिवाली, ये सब में निरस्त की गई। इससे आम आदमी के जेब में न सिर्फ खर्च बढ़े हैं, बल्कि राजनांदगांव एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का और यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर गोंदिया, भंडारा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई या बिलासपुर व्यापार की दृष्टि से जाया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के द्वारा यात्री सुविधाओं की दृष्टि से पहले लाभ मिलता था। 40 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ चलती थी। अब ये ट्रेनों के लगातार रद्द होने से यहाँ के प्रत्येक, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा हो, लगभग 5,000 रुपये प्रति माह का बोझ बढ़ा है। उसके साथ साथ उसकी आर्थिक क्षति के साथ शारीरिक क्षति भी होती है, समय का व्यय भी ज़्यादा होता है। पहले जहाँ 90 रुपये के एक पास में महीना काम चल जाता था, अब वहाँ प्रतिदिन 100 से 200 रुपये, उसको तो बस का टिकट ही लग रहा है, समय अलग लग रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अपने व्यापारिक मित्रों को मदद करने के लिए, माल वाहक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए यात्री ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है। एक प्रकार से रेलवे के निजीकरण करने की ये साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनाने में कहीं भी चूक नहीं रहे हैं। वहीं जमीनी स्तर की बात करें तो विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। आदिवासी क्षेत्र के लोग तो पेयजल के लिए भी भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी
क्षेत्रों में आए दिन पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने को मजबूर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार की सुध लेने को तैयार नहीं है, जो सरकार की विकास कार्यों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ममता चंद्राकर ने लगभग 36,000 वोटों से जीत हासिल की थी, वहीं क्षेत्रवासी अब पानी के लिए तरबतर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुटपुटा का आश्रित ग्राम चांटा में, जहां 70 सालों से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले लगभग 150 बैगा आदिवासी लोग आजादी के 70 वर्ष के बाद भी झिरिया का पानी पीने पर मजबूर है, वहीं लोग 1 किलोमीटर दूर झिरिया का पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खामही के आश्रित ग्राम रोखनी के करण कोन्हापारा में रहने वाले 13 घरों के लगभग 50 बैगा आदिवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। मोहल्ले में एकमात्र सरकारी हैंडपंप करीब 1 महीने से खराब है, जिस वजह से बैगा आदिवासियों को पीने के पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक पैदल चलकर दूसरे टोले में जाना पड़ता है। समय पर पेयजल नहीं मिलने से भोजन बनाने की भी समस्या होती है। वहीं ज्यादातर समय पानी लाने में ही निकल जाता है और दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। समय में मजदूरी करने भी नहीं जा पाते हैं। ध्यान लगाकर खेती के अन्य कार्य, निंदाई खुदाई भी नहीं हो पाती है। ग्राम पंचायत का सरपंच कभी मोहल्ले में आते भी नहीं और बार बार हैंडपंप खराब हो जाने की वजह से बैगा महिलाएं आक्रोशित एवं परेशान हैं। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि भी सुध लेने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर विपक्षीय पार्टियां भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करते नजर आ रही हैं। अब वही ग्रामीण अपनी परेशानियों को मीडिया के सामने रख मदद की गुहार लगाते हुए सरकार के विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बता रहे हैं पानी कोई भी आए हैं कुछ भी काम लेकर, लेकिन पानी की समस्या बतावत हम। अब ये पानी हमारे नजर में नहीं दिखत, जे नदी का रावत होते खर नजर में सबके दिखत है ना हमारे नाल। अभी खाली तरफ जाए तो ऐसा बहुत पानी नहीं पियत। एला तो गंदा पानी छुबे नहीं कर हिंगलवा हम दिन का कर रांधे खाए बर घर ले हमला बने दूरिया पानी पर जाता है, बिकट रेंगाई होता है, सुतावत जात हन। हमार बोरिंग बिगड़ गए, हम कहाँ ले पीवन, नंदिया पीवन का तरिया के। अब पिए बर पानी नहीं मिला थे, अब खराब हो गए थे तेखर नाम से खाना बनाना मुश्किल पड़ा थे पानी की वजह से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केसीजी जिले के गंडई क्षेत्र में सरकारी निर्माण में गुणवत्ता की कमी की शिकायतें सामने आई है। यहां हाल ही में बने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसील की नवनिर्मित कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। गंडई क्षेत्र में 2 साल पहले लगभग 8 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग ने गंडई में अनुविभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय का निर्माण कराया था। इस नवनिर्मित भवन में ठेकेदार की मनमानी और विभागीय कमजोरी का नमूना साफ देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। भवन के नीचे जमीन भी धंस गई है, छत में दरारें दिख रही हैं, जिसमें बारिश का पानी टपकता है। अधिकारी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। नव भवन निर्माण में संचालित कानूनगो शाखा भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, जिसकी बार बार मरम्मत कराया जा रहा है। मरम्मत कार्य के बाद फिर से दीवार पर बड़ी दरार दिख रही है। बता दें, यह नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अनुविभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय के निर्माण में ठेकेदार ने रुपए बचाने के चक्कर में भारी लापरवाही बरती है। ऐसे ठेकेदारों को चिन्हांकित कर सॉल्वेंसी रद्द कर कठोर कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई एवं ब्लैकलिस्ट किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण विभाग के एसडीओ BS कांडा ने बताया, जहां दरारें आई हैं उनकी मरम्मत कराया जा रहा है, साथ ही ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने देखा है और जो संबंधित एजेंसी है ठेकेदार को निर्देशित किया है, वो उनसे पूरा जो भी कमी है, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें उसको ठीक कराया है। सर, यदि इसमें ठेकेदार की लापरवाही हुई तो क्या कार्रवाई की जाती है? फिलहाल तो पूरा रिपेयरिंग कराया जाएगा ठीक से। सर, ऐसे ठेकेदारों को क्या ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता? किया जा सकता, मतलब किया जाएगा।
ज्ञात हो कि जब भवन का निर्माण हो रहा था तब गुणवत्ता में कमी को लेकर सवाल उठाए गए थे, किंतु विभाग का मौन रहने का नतीजा अब सामने आ रहा है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हम अभी खड़े हैं अनुविभागीय कार्यालय राजस्व के सम्मुख। इस बिल्डिंग के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्डिंग के आप इस हिस्से को देख सकते हैं। इस हिस्से में वो जो दीवार है वो पूरी रीति से क्रैक हो चुकी है। जो दीवार क्रैक आपको दिख रही है उसके वो रूम जो है वो कानूनगो शाखा का रूम है और वहाँ की जो जमीन है वो भी धंस चुकी है। रूम के अंदर यदि हम लोग जाकर के देखते हैं तो हम देखते हैं ये सामने है, ये जो छत है आप इसको देख सकते हैं। ये छत मानो दो हिस्से में फटा हुआ नजर आ रहा है और जब बारिश होती है तो यहां से पानी का रेला नीचे आता है और इस फर्श में पूरी रीति से भर जाता है। जब ये भवन महज 6 महीने पहले बनी है और अभी से इसमें दरारें आ गई हैं, जमीन दबने लगे हैं, छत क्रैक हो चुका है। बहरहाल हम देख सकते हैं कि ये भवन जो है, ये बिल्डिंग जो है, नई बिल्डिंग भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ चुकी है। कि आखिर ऐसे जो ठेकेदार हैं जो बिल्डिंग तो बना रहे हैं लेकिन गुणवत्ताहीन बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इंडिया टाउन न्यूज के लिए रत्नेश कुल्लू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के विभिन्न न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सुनवाई एवं निराकरण हेतु 7000 से अधिक मामले नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3 पाटन व धमधा में रखे गए। दुर्ग जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत आपसी राजीनामा योग्य अपराधीन तामल, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 4288 मामले एवं बैंक वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि से संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 2900 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए। इस दौरान दुर्ग जिला न्यायालय में दौरे पर पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने पत्रकारों से चर्चा में लगातार बढ़ रहे पेंडिंग केसेस को लेकर कहा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो पेंडिंग केसेस भी रहेंगे। पेंडिंग केस के हल के लिए ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में देखिए जो मेन एफर्ट है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, लोग बिना लिटिगेशन का वेट किए, रिजल्ट का वेट करे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। छोटी यदि बातें हैं, कई सारे चीज़ें हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उसको। इसका दोनों पार्टी खुश होके जाए, मतलब अदरवाइज़ एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, उसका लिटिगेशन चलते रहता है, हायर कोर्ट में चलते रहता है वो, और उसका एंड नहीं है। उसका रिजल्ट तो आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट भी पूरे भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केसेस हैं। तो लोक अदालत ये माध्यम है कि इससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो जाए इसका, और लोग बोथ दी पार्टी जो दोनों रहे वो खुश होके जाए इसमें। नो पार्टी इज अग्रीड। ये दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर संदेहियों पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदतन बदमाश से देशी पिस्तौल जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पहले ही हत्या के प्रयास के 3 अलग अलग मामले दर्ज है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने हेतु असामाजिक तत्वों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को मुखबिर की सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति मिलचाल के पास पिस्टल लेकर घूम रहा है, जिससे आसपास के लोग दहशत में हैं। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुनील निषाद निवासी पंचशील नगर दुर्ग का बताया, जो हाल में राजनांदगांव कोतवाली के थाना क्षेत्र शांति नगर में रह रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर
उसके पास से एक नग देसी पिस्टल मिली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि आरोपी द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मकसद से अवैध रूप से पिस्टल रखा गया था, जिसे मौके पर जब्त किया गया है। कोतवाली अंतर्गत एक फायर आर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील निषाद, ये शांति नगर क्षेत्र का रहने वाला है, एक फायर आर्म्स लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम वहां रवाना हुई, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है और इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी इसके पहले भी हत्या के प्रयास से 3 अलग अलग मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी आदतन बदमाश है, जो राजनांदगांव में रहकर लोगों को डरा धमका रहा था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अंतर्गत बकहो नगर परिषद के पीछे साप्ताहिक बाजार के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई है और घटना के बाद लोग सहमे नजर आए। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के नगर परिषद बको कार्यालय के पीछे साप्ताहिक बाजार करने आए 2 व्यापारी समेत एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बता दें कि शुक्रवार की शाम साप्ताहिक बाजार में जहां हजारों की संख्या में खरीददार और दुकानदार दोनों का आवागमन होता है, यहाँ दूर दराज से व्यापारी अपनी दुकान लगाने बाजार आते हैं। लेकिन बाजार का आलम यह है कि बैठकी की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अपने बैठने का इंतजाम स्वयं ही करना पड़ता है। जैसे कुछ व्यापारी स्वयं छतरी लगाते हैं, कुछ पन्नी तिरपाल लगाकर अपना सामान बेचते हैं। यहाँ बाजार की व्यवस्था का आलम बद से बदतर है, जिसकी अव्यवस्था की चपेट में 3 व्यक्ति आकर काल की गाल में समा गए। यदि परिषद में तड़ित चालक की व्यवस्था होती तो शायद यह घटना घटित होने से बच सकती थी और इन 3 व्यक्तियों की जान नहीं जाती। बीती शाम लगातार 2 घंटे की बारिश से आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरते ही बाजार में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर वापस होने लगे तो वहीं खरीदी करने आए लोग भी अपने घर के लिए रवाना होते नजर आए। शहडोल से ब्रजेश शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। भिलाई शहर की जानी मानी लेखिका एवं अनुवादक जानवी पांडे ने अपनी प्रथम कविता संग्रह के बारे में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम अंग्रेजी माध्यम में कविताएं लिखी गई हैं। जानवी पांडे अपनी कल्पना को साकार करने के लिए जी जान से जुटी हैं। उनकी पहली कविता संग्रह आई गिफ्ट योर रेनबो बाजार में आ चुकी है, जो अमेज़न से आप मंगा सकते हैं। किताब की पहली लॉन्चिंग दिल्ली में हुई है। विगत दिनों मुख्यमंत्री के हाथों इस कविता संग्रह का विमोचन किया जा चुका है। वे गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राजनीति में बिल्कुल आने का शौक नहीं है। श्रीमती पांडे हिंदी, अंग्रेजी सहित छत्तीसगढ़ी में भी अच्छी पकड़ रखती हैं। उन्होंने बताया कि यह एक 62 कविताओं का संग्रह है, जो कि एक माँ अपने बच्चों को गुड लक चार्म के रूप में देती है। अपनी कविताओं के थ्रू एक मैसेज देना चाहा है समाज को, वो ये है कि हमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स का, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग का, पेट्रियार्कल माइंडसेट का और इस प्रकार की चीज़ों का, जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं। देखिए, हर समाज में, हर संस्कृति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शाश्वत हैं, जो टाइमलेस क्लासिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई को, या फिर जब हम पढ़ते हैं शेक्सपियर को, जब हम इन लोगों को जब पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कालजयी हैं, कालजयी रचनाएं हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत त्रुटियां होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे संस्कारों में, मेरे परिवेश में, परिवार में जो बेस्ट होगा, मैं उसको, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं अपने पास रख लूँगी अपनी औलाद को देने के लिए, और जो भी त्रुटिपूर्वक मुझे लगेगा उसको मैं धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाऊँगी। तो इस किताब से मेरी कुल मिला के चेष्टा ये है कि हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, पेट्रियार्कल माइंडसेट को चैलेंज करेंगे, ग्लास सीलिंग्स को शैटर करेंगे, और कुल मिला करके लैंगिक समानता की बात हम करेंगे, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार बच्चियों को मिले। आप जानते हैं, कोई आदमी दहेज प्रताड़ना से मरता नहीं है जल करके, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का, देखिए आदमी भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर औरत बहुत अच्छी है, आदमी गलत है, ये कहना गलत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम पेरेंट्स बने, जब आप एडुकेट करने की बात सोचें अपने ऑफस्प्रिंग्स को, तो आप किसी हालत में ये फ़र्क ना करें कि बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी को थोड़ा कम पढ़ाएंगे, दहेज में दे देंगे। क्योंकि अगर बेटी दिल में है तो वो विल में भी होनी चाहिए, और अगर विल में बिटिया नहीं है
तो बिटिया को प्यार करने का ढोंग बंद किया जाए। असल आशीर्वाद वही है जो शिक्षा का आशीर्वाद अपनी औलाद को दे पाए। जानवी पांडे मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। वे आईपीएस शलभ सिन्हा की पत्नी है। वह एक लेखिका एवं अनुवादक है। उन्होंने कहा कि आर्ट विषय को कभी भी हीन भावना से न देखें। इन्हीं विषय को पढ़कर ब्यूरोक्रेट्स आगे बढ़ते हैं। वह समाज में महिला पुरुषों में एकरूपता लाने का भी प्रयास कर रही है। दिल्ली के मिरांड हाउस कॉलेज में पढ़ी लिखी श्रीमती जानवी पांडे इन दिनों कविताएं लिखकर समाज में फैली भ्रांति को मिटाने का कार्य कर रही हैं। बच्चों के लिए ऐसी कविताएं अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में लिख रही हैं जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने अपने छात्र जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सोमनाथ साहू की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज, भिलाई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की ग्राम सलैया में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। युवक एक दिन पूर्व से लापता था। युवक का शव घर से कुछ दूरी पर मिला है, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर चंदिया थाने में जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलैया में एक दिन पूर्व से लापता हुए 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक के घर से 1 किलोमीटर दूर मिला है, जिसकी सूचना ग्राम वासियों द्वारा परिजनों एवं चंदिया पुलिस को दी गई और इसके बाद परिजनों ने शव को लेकर चंदिया थाना में हंगामा कर दिया, जिस पर मांग की गई कि मृतक की हत्या करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं त्वरित गिरफ्तारी हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे शहडोल जोन की एडीजीपी डी सागर ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही एवं गिरफ्तारी की जाएगी। जिसके बाद मामला शांत हुआ और मृतक के शव को पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे गांव का, मेरे परिवार का एक बेटा है अमित सिंह, लगभग 19 साल का बच्चा है। ये कल से अपने घर से लापता था और फिर जो जानकारी लगी कि ये हमारा जो गांव है वो जंगल किनारे बसा हुआ है और वहाँ जो फॉरेस्ट विभाग का चौकीदार है सरदली कोल, उससे बहस की कहीं तू मैं हो गई है और उसके पूरे परिवार ने मिलके इसकी हत्या कर दी और इसकी हत्या करके इसको एक भैंस बांधने के, गाय बांधने के रस्सी से बांध के लटका दिया इसको। इसका जो बताया जा रहा है कि इसका एक हाथ टूटा हुआ है, गर्दन पूरी घूम जाती है इसकी, तो इससे स्पष्ट होता है कि इसकी मर्डर करके इसको लटकाया गया है, क्योंकि उसका घुटना तो ज़मीन में छुआ था। तो इससे सिद्ध होता है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। ये घटना बड़ी हृदय विदारक है, दुखद है और अभी इसमें पोस्टमार्टम हुआ है उस नवयुवक का। पुलिस स्टेशन चंदिया, अतिरिक्त पुलिस स्टेशन चंदिया और फोर्स ये घटनास्थल पर जाकर देखा है और इसमें मर्ग कायम हुआ है। पीएम रिपोर्ट प्रतीक्षा की जा रही है और इसकी पूर्ण निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण कार्रवाई करेंगी और एफएसएल टीम वहाँ पहुँचने वाली है। तो जो न्यायोचित हर जांच होती है वो होगी, उसमें जो डॉक्टर्स के जो साइंटिफिक एविडेंस उसमें आएंगे वो, एफएसएल के जो एविडेंस है वो, और जो जनता के जो स्टेटमेंट्स हैं जो मर्ग जांच में होते हैं उसके आधार पर इसमें निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड से लगातार शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उजागर हुई हैं। जिले के ग्राम पंचायत सकरा के डोंगरिया टोला की प्राथमिक स्कूल जो शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर रही है। यहां स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है, वहीं अध्यापन व्यवस्था भी डगमगाई हुई है। शहडोल जिले के जन शिक्षण केंद्र बुढ़ार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय डोगरिया टोला में पढ़ने वाले मासूम छात्र छात्राओं से स्कूल के गंदे टॉयलेट एवं यूरिनल की स्कूल प्रबंधन के द्वारा सफाई करवाई जा रही है। दरअसल स्कूल में खाना खाने के लिए लंच टाइम में मिलने वाली छुट्टी में यहाँ छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन की तरफ से बोला गया कि सभी बच्चे टॉयलेट साफ करेंगे। एक तरफ प्रदेश के मुखिया छात्र छात्राओं के लिए अनेक योजना ला रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, वहीं पूरे मामले में शहडोल की कलेक्टर वंदना वैद का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
अभी आपने बताया तो मुझे अभी मालूम पड़ा है। अब जिस स्कूल का है उसके प्राचार्य से पूछा जाएगा और यदि वास्तव में सही बात है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। शहडोल से ब्रजेश शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज।